दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य कभी पूरे देश की सत्ता का केंद्र था, जहां से सम्राटों ने पूरी धरती पर राज किया, जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैला, जहां ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का स्वर्णकाल था। वो राज्य है बिहार। लेकिन आज वही बिहार, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक घोटालों के लिए जाना जाता है। आखिर कैसे हुआ ऐसा बदलाव? कैसे एक समृद्ध राज्य बना सबसे पिछड़ा राज्य, और कैसे एक व्यक्ति ने पूरे राज्य को डुबा दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार का वो स्वर्णिम अतीत जब मौर्य सम्राटों का डंका पूरी दुनिया में बजता था। शेरशाह सूरी जैसे दूरदर्शी शासक जिन्होंने शासन की परिभाषा बदल दी। और फिर वो दौर भी जब सत्ता की लालसा, जातिवाद और भ्रष्टाचार ने इस महान भूमि को अंधेरे में धकेल दिया। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे एक गलत नेतृत्व पूरे भविष्य को अंधकार में बदल सकता है। दोस्तों, बिहार सिर्फ सम्राटों की भूमि नहीं, ये ज्ञान की भी धरती रही है। यही वो जगह है जहां एक राजकुमार दुनिया की मोहमाया छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और बना गौतम बुद्ध। हम बात कर रहे हैं बोधगया की, जहां सिद्धार्थ ने ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया और बने भगवान बुद्ध। इस स्थान को आज पूरी दुनिया एक पवित्र तीर्थ के रूप में मानती है। बोधगया का महाबोधि मंदिर उस पीपल वृक्ष के पास स्थित है, जहां आज भी शांति, ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा महसूस होती है। गया न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मानव इतिहास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की राजधानी बन गया। यहाँ से शुरू हुई बौद्ध धर्म की यात्रा जो आज 100 से ज्यादा देशों में फैली है। लेकिन गया की पहचान सिर्फ बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी है। यहाँ एक और पवित्र स्थल है, विष्णुपद मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान आज भी पत्थर पर अंकित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस को मोक्ष दिया था। तभी से यह स्थान पिंडदान और पितृतर्पण के लिए भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। गया वो भूमि है जहां बुद्ध को मिला ज्ञान और जहां मिलती है आत्मा को शांति। बिहार के इतिहास को अगर गौर से देखें तो यहाँ की मिट्टी ने 4 ऐसे शासक दिए जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक थे जो चाणक्य की नीति और मार्गदर्शन से भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने नंद वंश को हराया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और यूनानी राजा सेल्यूकस को भी पराजित किया। पाटलिपुत्र को सत्ता का केंद्र बनाया और शासन, युद्धकला और कूटनीति में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला, यानी दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक एक अखंड भारत बनाया। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक बने। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने रक्तपात देखा तो उन्होंने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुना। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। उनका साम्राज्य मौर्य राजवंश का चरम था। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके अधीन था, सिर्फ तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से छोड़कर। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संगठित साम्राज्य था। उनके बनाए अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज भी भारत की पहचान है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में। सम्राट समुद्रगुप्त को इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त साम्राज्य को दक्षिण और उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, लेकिन साथ ही कला, संस्कृति और संगीत को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में बिहार ने एक और महान शासक को जन्म दिया, शेरशाह सूरी। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली। हुमायूं शेरशाह के डर से 10 वर्ष तक भारत छोड़कर भाग गया था। महज 5 वर्षों में उन्होंने प्रशासन, सड़क, सिक्का प्रणाली और कानून व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जो आज भी भारतीय शासन प्रणाली की नींव माने जाते हैं। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई जो आज भी देश की प्रमुख सड़क है। ये चारों शासक सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा हैं। इन्होंने दिखाया कि एक राज्य ज्ञान, शक्ति, शांति और प्रशासन हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।
बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि भारत के गौरव, ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक था। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ते थे बल्कि वहीं रहते भी थे, यानी यह दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। बिहार का नालंदा तब शिक्षा का ऐसा केंद्र था जहां देश विदेश से विद्वान आते थे। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और श्रीलंका से आए छात्र यहाँ बौद्ध धर्म, गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोलशास्त्र, व्याकरण, साहित्य और विज्ञान की पढ़ाई करते थे। कहा जाता है कि यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, धर्मगंज, जिसमें लाखों ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि जब इसे नष्ट किया गया तो उसकी किताबें महीनों तक जलती रहीं। चीन के महान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग भी बिहार आए थे और नालंदा की शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने अत्यंत प्रशंसा की। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 साल तक अध्ययन किया और अपने देश लौटकर नालंदा की गरिमा को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन बिहार का यह गौरव नालंदा 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया। आग की लपटों में केवल एक इमारत नहीं जली, बल्कि भारत के ज्ञान की नींव को गहरी चोट पहुंची। नालंदा की राख आज भी हमें यह याद दिलाती है कि बिहार कभी ज्ञान की वैश्विक राजधानी था। और आज जब हम बिहार को पिछड़ा या गरीब कहते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यहीं से दुनिया को ज्ञान की सबसे पहली रोशनी मिली थी। नालंदा और पाटलिपुत्र की भूमि, जहां एक समय सम्राटों का शासन था, जहां से दुनिया को ज्ञान मिला, वही बिहार धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब बिहार के पास अपार संभावनाएं थीं, खेती, खनिज, गंगा का पानी, मेहनती लोग और गहरी राजनीतिक चेतना। लेकिन आजादी के कुछ दशकों बाद ही बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ने लगा। 1950 के दशक में जहां बाकी राज्य औद्योगिकरण और शिक्षा में निवेश कर रहे थे, वहीं बिहार राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक लापरवाही की गिरफ्त में आ गया। 1970 के दशक में जातिवाद ने राजनीति को निगल लिया। नीतियां विकास पर नहीं, वोट बैंक पर बनने लगी। प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो गया और कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी। सरकारी संस्थानों में घोटाले और भाई भतीजावाद हावी हो गया। 1990 का दशक बिहार के लिए एक काला अध्याय बन गया और इस अध्याय का सबसे बड़ा चेहरा था लालू प्रसाद यादव। उन्होंने सामाजिक न्याय और गरीबों की राजनीति के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन बिहार को विकास के रास्ते से पूरी तरह भटका दिया। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, जंगल राज और जातिवाद अपने चरम पर पहुंच गया। अफसरशाही पूरी तरह राजनीतिक दबाव में थी और कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा था कि लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरते थे। लालू राज में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई। स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों में दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं। राज्य के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग हुआ। और फिर आया भारत का सबसे शर्मनाक घोटालों में से एक, चारा घोटाला। करोड़ों रुपए सिर्फ कागजों पर गायों को खिलाने के नाम पर खा लिए गए। लालू यादव न केवल इस घोटाले में दोषी पाए गए, बल्कि जेल भी गए, लेकिन इससे बिहार की छवि को जो नुकसान हुआ वो अपूरणीय था। उनके राज में बिहार का नाम पूरे देश में जंगल राज और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गया। उद्योग बंद हो गए, निवेशक भाग गए और पढ़े लिखे युवाओं का पलायन और तेज हो गया। वो नेता जो खुद को गरीबों का मसीहा कहते थे, असल में उसी गरीब की रोटी छीन रहे थे। और यह वही दौर था जब बिहार में बलात्कार, फिरौती, अपहरण और हत्याएं अपने चरम पर थीं। डर, हिंसा और अराजकता ने विकास की हर उम्मीद को निगल लिया था। लालू यादव के जंगल राज से बिहार पहले ही घुटनों पर था। और तभी आई एक और बड़ी चोट। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इसके साथ ही बिहार की रीढ़, उसका खनिज उद्योग और प्राकृतिक संपदा उससे छिन गई। धनबाद का कोयला, बोकारो का इस्पात, जमशेदपुर की टाटा फैक्ट्री, रांची का औद्योगिक इलाका सब झारखंड में चले गए।
बिहार के पास रह गया सिर्फ बाढ़, बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या। न तो अब उसके पास संसाधन थे और न ही उद्योग। इस बंटवारे के पीछे प्रशासनिक तर्क तो दिए गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि बिहार की राजनीति में दूरदर्शिता की कमी और लालू यादव जैसे नेताओं की अयोग्यता ने इस विभाजन को टालने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि एक समय भारत को चलाने वाला राज्य अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। बिहार के युवा जो कभी वैज्ञानिक, लेखक, प्रशासक हुआ करते थे, अब दूसरे राज्यों में मजदूर बन गए। इस बंटवारे ने बिहार की कमर तोड़ दी और आज तक वो उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। लालू यादव के जंगल राज से तंग आ चुकी थी बिहार की जनता। भ्रष्टाचार, अपराध और जातिवाद ने राज्य की आत्मा को तोड़ दिया था। तभी उभरे एक नेता, नीतीश कुमार। एक उम्मीद, एक विकल्प। उन्होंने वादा किया, बिहार को सुशासन देंगे, अपराध का खात्मा करेंगे, विकास को गांव-गांव पहुंचाएंगे, और कुछ हद तक पूरा भी किया। सड़कें बनी, स्कूल खुले, बिजली पहुंची, लड़कियां साइकिल से स्कूल जाने लगी। जनता ने उन्हें सिर माथे बिठाया, सुशासन बाबू कहा। बिहार को लगा अब वो अंधेरे से बाहर आ रहा है। लेकिन समय के साथ वादे पीछे छूट गए और कुर्सी की भूख सामने आ गई। नीतीश कुमार ने वही गलती की जिसके खिलाफ उन्होंने राजनीति शुरू की थी। लालू यादव से हाथ मिला लिया। जिस जंगल राज को खत्म किया, उसी को सत्ता में वापस ले आए, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री बने रहें। गठबंधन बदले, साथी बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह। कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन में, फिर दोबारा पलटी, सत्ता का गणित चलता रहा। लेकिन सिद्धांत कब के मर चुके थे। इधर बिहार फिर से लड़खड़ाने लगा। युवाओं के पास रोजगार नहीं, सरकारी योजनाएं सिर्फ पोस्टर पर, और भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बेखौफ। ब्रिज उद्घाटन से पहले ही गिरने लगे। बार बार गिरते ब्रिज बिहार के खोखले विकास की सच्चाई चिल्ला रहे थे। कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ जांच के आदेश और राजनीतिक बयानबाजी। एक समय जो नेता बदलाव की मिसाल बने थे, वो अब बदलाव के सबसे बड़े बाधक बन चुके थे। जनता के लिए वो अब सिर्फ पलटू राम हैं, एक ऐसा नेता जो किसी का नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी का है। आने वाले चुनाव में फैसला सिर्फ सरकार का नहीं होगा, बिहार के भविष्य का होगा। जाति नहीं, अब विकास पर वोट दीजिए। हमें चाहिए स्कूल, रोजगार और सड़कें, न कि वादे और बांटने वाली राजनीति। सोचिए, समझिए और वोट दीजिए बिहार के बेहतर कल के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और भी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय भारत।